तो मित्रों, अभी तक हमने पर्यावरण और सतत विकास पढ़ा। सतत विकास में हमने देखा कि किस तरह से जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन और एजेंडा 21, ये सारी चीज़ें अभी तक के प्रश्नों में आई हुई थी, उनको हमने देखा। अब अपना अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हम पॉइंट्स देखे हैं कि 10% का नियम क्या था। तो 10% का नियम जो था वो किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और ये 10% का नियम ये है कि जब निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर ऊर्जा जब स्थानांतरित होती है तो वो सिर्फ 10% ही स्थानांतरित हो पाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि घास है, तो ये घास मान लीजिए 100 यूनिट की ऊर्जा रखती है। इस घास को यदि यहाँ पर हिरण खाता है तो हिरण सिर्फ इसका 100 यूनिट का 10% यानी 10 यूनिट क्या करेगी? स्टोर कर पाएगी। इसके बाद यदि मान लीजिए इसी हिरण को यानी शेर खाता है, तो शेर खाता है तो शेर क्या करेगा कि इस 10 का सिर्फ 10% यानी कि 1 यूनिट। तो इस प्रकार से जो नीचे से ऊपर की ओर निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने पर जो ऊर्जा की मात्रा है वो घटती है, और ये घटने का जो क्रम है, ये घटने का जो परसेंटेज है वो 10% होगा। ये कहा था किसने? लिंडमैन द्वारा। तो लिंडमैन द्वारा ये दिया गया था। जीवमंडल से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम। तो सही क्रम क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, जनसंख्या, जब जनसंख्या होगी तो जनसंख्या के मिलने से समुदाय बनेगा, समुदाय मिलेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, और पारिस्थितिकी तंत्र जब मिल जाएंगे तो भूदृश्य का निर्माण होगा। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। स्वपोषी स्तर यानी कि जैसे पेड़ पौधे तो स्वपोषी हैं ये, तो इस स्तर पर जो उत्पादन है उसको क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उत्पादकता कहा जाएगा। परपोषी यानी कि विषमपोषी स्तर पर उत्पादन के संदर्भ में आता है। तो देखिए, विषमपोषी यानी कि जो स्वपोषी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीय स्तर की उत्पादकता कहेंगे। द्वितीय स्तर की उत्पादकता का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, इसको खाया हिरण ने, तो प्राथमिक तो ये हो गया, द्वितीयक हिरण हो गया। क्यों? क्योंकि हिरण भी भोजन हो सकता है भेड़िए का या शेर का, तो ये हिरण वाला जो स्तर हो गया ये कैसा हो गया? द्वितीयक उत्पादकता हो गई। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। जैसे कि हमने अभी देखा कि नीचे वाली यूनिट में यदि मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा है तो ये जब उच्च स्तर पे जाएगी तो इसका 10% लिंडमैन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। तो निम्न स्तर से उच्च स्तर पे क्या हो रही है? ऊर्जा की मात्रा घट रही है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज अगर उनकी संख्या में गिरावट आ जाए, वो घट जाए, उनकी संख्या घट जाए, तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? अगर तितलियां घट जाएंगी तो देखिए क्या हो सकता है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है। मतलब यदि तितलियां कम हो जाएंगी तो एक तो क्या होगा कि जो पौधे हैं वो परागण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तितलियां क्या करती हैं? एक फूल में बैठती हैं, यहाँ से पराग लेके दूसरे फूल में जाके बैठ जाती हैं उड़ के। तो इससे क्या हो जाता है कि पौधों का परागण हो जाता है, और परागण की क्रिया से क्या होता है कि फलों की उत्पादकता हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो तितलियां हैं, ये जैसे मकड़ियाँ हो गई, अन्य पक्षी हो गए, इनके भोजन का भी ये माध्यम होती हैं, तो इसलिए उनकी प्रजातियां भी घट सकती हैं यदि क्या हो कि तितलियां जो हैं वो कम होने लगें। पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन यानी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण के बीच जो अध्ययन है इसी को हम कहेंगे पारिस्थितिकी अध्ययन। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने पारिस्थितिकी का पहले उपयोग किया या फिर पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया। तो ओइकोलॉजी के संबंध में या ओइकोलॉजी के नाम से पारिस्थितिकी का अर्नेस्ट हैकल ने शब्द का प्रयोग किया था। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये देखिए किसने कहा? वही अर्नेस्ट हैकल ने ये बात कही थी। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन है। यह किसने बताया था?
यूजीन ओडम ने बताया कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म्स कहा। ये किसने कहा? कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने ये बात कही थी। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट, जो नेचर है, नेचर की फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे पूरा जो भी जीव हैं उनका एक साइकिल बनता है या उनकी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। एक ये प्रयोगशाला बनाई गई थी, गहरी कार्बन प्रयोगशाला, तो वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाया जा सके। और ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए उपयोग की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है कि देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि ये इसकी एक उत्पादकता होती है और इसमें से जो भी भौतिक संसाधन है या फिर जीव हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और इसको सस्टेनेबल बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि यह एक बंद तंत्र है। मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये खुला तंत्र है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, इसलिए ये खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र। तो कभी पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बंद है या खुला है, तो ये एक खुला तंत्र है। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण में जिसमें वो रहते हैं, तो इसे ही कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र मतलब कि जो जीव हैं वो ऑर्गेनिज्म हैं वो, और उनका समुदाय और साथ ही जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं उसे हम पारितंत्र कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने का सटीक जगह, जहाँ पर कोई प्रजाति या कोई जीव या पौधा जहाँ पर सटीक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आवास या हैबिटेट कहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वही कि जीवधारी और वहाँ का वातावरण यानी जैविक और अजैविक सारे घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र क्या है? तो कृत्रिम क्या है? खेत, क्योंकि खेत का जो पारितंत्र है वो मनुष्य द्वारा कृषि के हिसाब से उगाया जाता है, तो इसलिए ये कृत्रिम है क्योंकि मानव द्वारा। बाकी यहाँ पर देखिए वन है, ये तालाब है, और तालाब में भी देखिए प्राकृतिक रूप से जो तालाब हैं, तो ये सब क्या है कि नेचुरल अपने हिसाब से हैं, तो ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। बाकी खेत जो है यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। वन, झील, धान के खेत तथा घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वही है कि देखिए धान का खेत यानी खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र देखिए जल में भी हो सकता है, और पारिस्थितिकी तो एक बूंद से लेके, पानी की एक बूंद से लेके महासागर तक सारी पारिस्थितिकी तंत्र ही हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे घास स्थल है, वन तथा मरुस्थल है, तो ये कैसे हैं? स्थलीय है। स्थल चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जल में भी हो सकता है, स्थल में भी हो सकता है। झील, नदियाँ तथा समुद्र, तालाब, ये देखिए कैसे हैं? ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, क्योंकि ये जल में ही पूरी जो जीवों का संचरण है, ये जीव जो है वो रह रहे हैं और अपना सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ कथन और कारक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और ये कह रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन वो तो निर्भर रहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए घास है, तो घास पर निर्भर कौन है? हिरण है।
अब हिरण पर निर्भर कौन है? वो जो मांसाहारी जीव है, तो एक दूसरे पर ये निर्भर है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कथन कह रहा था कि निर्भर नहीं है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर जो कारण है ये सही है। देखिए क्यों? क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। डेफिनेटली मानव जो क्रियाएं हैं करता है उससे वातावरण प्रभावित होता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? शियर कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है उसे वहन क्षमता कहते हैं। वहन क्षमता का मतलब ये है कि एक कोई स्थान है, उस स्थान में प्राणियों की जो एक सीमा है कि इतनी सीमा तक प्राणी सर्वाइव कर सकता है, तो उसे ही कहेंगे वहन क्षमता। बिना पर्यावरणीय रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। मतलब बिना पर्यावरणीय रुकावट के या बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की जो क्षमता है वो कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक। क्योंकि समुद्र सबसे ज़्यादा है, हमें मालूम है कि जो 70% है, 70-71% समुद्र है। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा वो कहाँ पे होगा? सामुद्रिक होगा या समुद्र में होगा। पृथ्वी का विद्यमान जलमंडल में समुद्रीय जल कितना है? तो देखिए समुद्री जल मालूम है हमें कि 97% जो है वो समुद्रों में है। इसके बाद जो 3% या 2.5% के लगभग है जो शुद्ध जल है यानी खारा नहीं है, उसमें भी अधिकांशतः जो है वो बर्फ के रूप में है। और जो हमें पेयजल के रूप में उपलब्ध है यानी ग्राउंड वाटर के रूप में नदियों में या फिर भूजल के रूप में जो मिल रहा है हमें, वो बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। इसीलिए पानी बचाने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो हमारा जो ग्रह है वो वैसे भी नीला ग्रह कहलाता है, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। लेकिन जो 97% पानी है ये खारा ही है, जिसका हम उपयोग साधारण नहीं कर सकते हैं जब तक इसका बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन न किया जाए। और प्योरीफिकेशन की तकनीक ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए जो विकासशील देश हैं वो ग्राउंड वाटर पे ही निर्भर है और बहुत पानी की समस्या को भी फेस करते हैं। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही इसके गुर्दे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो गुर्दे कौन है? आर्द्र भूमियाँ। देखिए आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं कि वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो एक्सेस पानी को, जब ज़्यादा बाढ़ होती है या ज़्यादा पानी होता है तो उसको एब्जर्व कर लेती हैं। लेकिन नदियों में जब पानी कम होता है तो यही आर्द्र भूमियाँ नदियों को पानी प्रोवाइड करने लगती हैं। तो इससे एक तो ये होता है कि पानी की सततता बनी रहती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी पॉल्यूशन होता है पानी में बह के जो पॉल्यूशन आता है, मान लीजिए ये एक वेटलैंड है, ठीक है, एक जगह है वेटलैंड, यहाँ से पानी यहाँ बह के आया और अपने साथ में अशुद्धियाँ बहा के लाया। तो यहाँ पर जब ये वेटलैंड पे वाले स्थान पे आएगा तो क्या होगा कि यहाँ अशुद्धियाँ इनकी छन जाएंगी और पानी फिर मान लीजिए यहीं से एक अगर नदी निकल रही है तो इस नदी पे जो पानी जाएगा वो क्या जाएगा? छन के जाएगा। तो इसलिए ये जो वेटलैंड्स हैं यानी आर्द्र भूमियाँ हैं ये गुर्दे का काम करती हैं। क्योंकि हमारे भी जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो क्या काम करती है कि जो ब्लड है उस ब्लड को साफ करती है। तो इसी प्रकार का काम यहाँ पर आर्द्र भूमियाँ करती हैं। इसलिए और जो पेड़ पौधे हैं वो फेफड़े का काम करते हैं। वैसे तो देखिए हमें लगता है कि हम सांस जो ले रहे हैं अपने फेफड़ों से ले रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि फेफड़ों का आधा भाग बाहर है। क्योंकि यदि बाहर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस लें जो, तो वो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। तो इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं और यहाँ तक कि जो ब्राज़ील के जंगल हैं, उन ब्राज़ील के जंगलों को जो पृथ्वी है उसके फेफड़े भी कहा जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत घने वन है और उन्हीं वन से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगला पॉइंट है समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण। तो समुद्री जो जल है उसमें से सोडियम क्लोराइड, हम जो नमक खाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो समुद्री जल में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में उपस्थित है और बाकी लवण भी उसमें है, लेकिन सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन,
तथा जैवमंडल भंडार। तो ये सब पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद करते हैं। वन रोपण, अगर वृक्ष लगाए जाएं, वर्षा का जो जल है उसको संचित किया जाए। हमने देखा कि सिर्फ हमें 2.5 से 3% पानी ही मिल रहा है जो कि शुद्ध है, उसमें भी अधिकांशतः बर्फ के रूप में है, तो ग्राउंड वाटर और नदियों के रूप में कम है। इसलिए हम वर्षा जल का संचरण यदि करें, उसका प्रबंधन करें, उसको इकट्ठा करें तो ये काम करेगा। और यहाँ पर देखिए जैवमंडल भंडार, यानी कि जैवमंडल भंडार में जो भी हमारे उपयोग का है उसको हम भंडारित करें, उसको ज़्यादा वेस्ट ना करें, तो ये भी पारिस्थितिकी संतुलन में काम करेगा। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। यानी कि वन्य जीव संरक्षण जो है तो वो पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का नियंत्रण मददगार है। किसके लिए? पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। तो वन्य जीव का प्रबंधन, आज हम टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, तो टाइगर रिजर्व क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब हमें तो ये लगेगा कि टाइगर जो है वो अन्य पशुओं को खा रहा है, लेकिन टाइगर क्या है कि ऐसा प्राणी है कि वो ये बताता है कि अगर वो सरवाइव कर रहा है तो उसके नीचे वाले जो प्राणी हैं वो ज़्यादा हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि टाइगर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके नीचे, उसकी खाद्य श्रृंखला में नीचे जो हैं, जो जीव हैं वो ज़्यादा मात्रा में होंगे, और वो तब होंगे पर्याप्त मात्रा में तो सब ये जी पाएगा, और ये तब जी पाएंगे जब नीचे घास की जो मात्रा है वो पर्याप्त होगी। तो इसलिए जो वन्य जीवों का संरक्षण है वो पर्यावरणीय संतुलन में हमें उपयोगी लगता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से जो पर्यावरण परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। भारत में जो पारिस्थितिकी का असंतुलन हो रहा है उसकी मूल समस्या जो है भारत में वो है वनोन्मूलन। हमने वनों को ज़्यादा काट दिया, इसलिए जो पर्यावास हैं यानी कि जो रहने के स्थान हैं वो जंतुओं के छिन गए। इसकी वजह से जो जंतु हैं वो कम हो गए। तो पर्यावरण का जो असंतुलन हुआ है भारत में वनोन्मूलन की वजह से ज़्यादा हुआ है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटने से बिगड़ता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं उनमें हम क्या कहते हैं? मरुद्भर जानवर। और जो वृक्ष वहाँ पर होते हैं उन्हें हम मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि पानी की खोज में वो नीचे तक चली जाती हैं, और इनकी जो शाखाएं होती हैं या फिर कहीं इनका जो तना होता है वो मोटा होता है और पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन्हें ही हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं, और जो जानवर वहाँ पर रहते हैं उन्हें हम मरुद्भिद जानवर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान क्या है? तो उच्चतम पोषण स्तर किसे मिलेगा? सर्वाहारी को मिलेगा। क्यों? मान लीजिए कि एक जो भी प्राणी है वो साग सब्जियां भी खाता है और मांस का भक्षण भी करता है, तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसे पौधे मिल जाएंगे तो उसका भी सेवन कर लेगा, अगर उसे मांस मिल जाएगा तो उसे भी खा लेगा, तो उच्च पोषण स्तर इसका हो जाएगा सर्वाहारी का। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठन नहीं है। तो देखिए पारिस्थितिकी में दो तरह के संगठन हैं, एक तो जैविक एक अजैविक। तो अजैविक जैसे क्या है? वायु अपनी क्या है? अजैविक है। तो इसलिए पारिस्थितिकी में संगठक में जो है ये वायु अजैविक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, अब देखिए प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही सब जगह उपस्थित है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी ना होगी तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो इनको खाने वाले जो प्राणी हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और जो श्रृंखला है वो पूरी बिगड़ जाएगी। तो सूर्य है जो प्रकृति का प्राथमिक स्रोत है, या कहें कि हमारी पृथ्वी का स्रोत है, या पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो क्या है? देखिए कवक और जीवाणु। अपघटक क्या होते हैं कि जो सड़े गले जो भी जीव हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन प्राप्त करने का क्या, ये कुछ रासायनिक पदार्थ उसमें छोड़ते हैं जिससे कि कोई भी पदार्थ जो है वो अपने कार्बनिक से कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। उन्हें ही हम कहते हैं जो डिकम्पोजर है, यानी कि अपघटक है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? कवक है, जीवाणु है, ये सारे इसमें आते हैं। अपघटक वो जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। देखिए वो इसमें से वही पॉइंट है अभी, और पुनः चक्रीकरण में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए जीवाणु और कवक हैं, कोई जीव मर गया
तो उस जीव पे ये जीवाणु और कवक क्या करेंगे, उसको सड़ा देंगे। सड़ाने के बाद में इसको पृथ्वी पे मिला देंगे। तो ये क्या होगा कि एक चक्रीकरण बन जाएगा। क्योंकि जैसे खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए कि सबसे पहले घास हुई, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया। अब शेर को तो कोई खाएगा नहीं, तो शेर मर जाएगा। जब शेर मर जाएगा तो इसका क्या होगा कि इसका अपघटन होगा। तो अपघटन में ये जो हमारे कवक हैं, जीवाणु हैं, ये सहभागिता निभाएंगे और ये इसको क्या करेंगे कि डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोज के द्वारा ये फिर से किस में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा और मिट्टी का पोषण बन जाएगा। तो ये देखिए एक पूरी श्रृंखला तैयार हो गई। तो इसी श्रृंखला को की जो लास्ट कड़ी है, जिसको हम कह रहे हैं अपघटक, तो ये कवक और जीवाणु इसमें भाग अपना निभाते हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। देखिए ये है ना, तो कार्बनिक को अकार्बनिक में तोड़ देता है कौन, ये अपघटक तोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजेवा और केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। देखिए ये सारे क्या हैं, अपघटक हैं। वही जो हमने देखा कि पूरी क्रिया एक साइकिल बन जाती है, तो ये सब अपघटक होते हैं। चींटी, हिरण, लोमड़ी तथा बाघ में प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए इसमें से क्या है, चींटी और हिरण। चींटी और हिरण क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि जो चींटी है वो शक्कर तो खाती है, इसके साथ साथ में जो पौधे हैं, पौधों को रस भी चूस लेती है। और जो हिरण है इसी प्रकार से वो घास खाता है, पौधों की पत्तियां खाता है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो गए, चींटी और हिरण। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, शाकाहारी, क्योंकि सब उत्पादक पेड़ पौधे इनका भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे कौन, शाकाहारी। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे शाकाहारी। चींटी, हिरण, लोमड़ी तथा बाघ में अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन आएगा। अब देखिए चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ, इनमें से अपघटक के रूप में भी और प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में भी कौन आएगा, चींटी। क्योंकि चींटी देखिए हमें अपने ऊपर देखा अभी कि पौधों का रस भी चूस लेगी। इसके बाद में ये अगर कोई मान लीजिए कि जीव है मर जाएगा, तो उसको भी ये डिकम्पोज करने में अपनी सहायता करती है। तो इसलिए चींटी दोनों रूप में उपयोग हो सकती है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो मानव कैसा है, देखिए प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो फल सब्जी खा रहा है तो प्राथमिक हो गया, लेकिन वहीं अगर वो मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, ये बकरा खा रहा है, तो वो क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस प्रकार से जो मानव है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि डायरेक्ट वो पौधों को खा रहे हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में पादप प्लवक, घास तथा वृक्ष, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक है। अब देखिए ये पादप प्लवक क्या होते हैं, पादप प्लवक जो होते हैं वो जलीय निकाय में पाए जाते हैं। और जलीय निकाय में जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो किसकी होती है, पादप प्लवक की होती है। और इन्हीं पादप प्लवक को फिर इसके ऊपर श्रृंखला में जो जीव होते हैं वो इसको खाते हैं और फिर उन जीवों को और ऊपर की श्रृंखला में खाया जाता है। तो ये जलीय सिस्टम में पादप प्लवक प्राथमिक उत्पादक होते हैं और घास और वृक्ष ये स्थलीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं। इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है, कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। अब देखिए उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। मान लीजिए घास है, तो ये घास कितनी होगी, बहुत सारी होगी संख्या में। और मान लीजिए इसको एक बकरी खा रही है, तो एक बकरी कितनी सारी घास खा जाएगी। तो प्राथमिक वाला जो है यहाँ पर क्या है, उत्पादक है, ये क्या है, अधिक है, किससे, प्राथमिक उपभोक्ता से। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है, उत्पादक। अब देखिए जैविक और अजैविक घटक, इनके बीच में उत्पादक, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी से पौधे ने पोषण लिया और इसको जैविक रूप में बदल दिया। तो उत्पादक क्या कर रहा है, अजैविक से जैविक के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक, टिड्डे एवं गाय हैं। तो देखिए जंतु प्लवक और ये टिड्डे और गाय, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। अभी हमने देखा था ऊपर पादप प्लवक, तो पादप प्लवक जो होते हैं, इन पादप प्लवकों को जंतु प्लवक खाते हैं। और टिड्डे
टिड्डे, मान लीजिए टिड्डे क्या है, घास खाता है, गाय क्या है, घास खाती है, तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में या एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियाँ तथा भेड़ियाँ, तो ये सब क्या हैं, ये हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो अपने से नीचे वाले जो जीव हैं उनको खा जाएगी, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। भेड़िया भी ऐसे द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि जो नीचे वाली श्रृंखला को ऊपर से क्या कर रहे हैं, वो पोषण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो समुद्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि यही उत्पादकता इसके ऊपर वाली श्रृंखला के लिए उपयोग होती है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जैविक जो घटक हैं उसमें से उत्पादक कौन है, हरे पौधे हैं, घास, हरे पौधे, ये सब प्राथमिक उत्पादक हैं, क्योंकि यही उत्पादन अपने से कर रहे हैं, स्वपोषी हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। अब देखिए पोषण स्तर, यहाँ पर हमने देखा कि पोषण स्तर, तो पोषण स्तर में सबसे पहले जमीन से पोषण लिया जाएगा। तो जमीन से पोषण किसके द्वारा लिया जाएगा, पौधों द्वारा लिया जाएगा। तो पौधे क्या हो गए, पोषण के स्तर में ये हो गए प्रथम पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर हो गया। पौधे हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। तो ये जीवित घटक हैं कौन, हरे पौधे। एक घासीय स्थल में खाद्य श्रृंखला यहाँ पर देखिए दी गई है कि पहले क्या होगी, घास होगी, इस घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खा जाएगा, और मेढक को सर्प खा जाएगा, और आगे भी अगर दिया होता तो सर्प को मोर खा जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक क्या है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं, खाद्य कहलाते हैं। यानी कोई चीज़ के ऑक्सीकरण से, जैसे हम जो भोजन करते हैं तो भोजन से जो ग्लूकोज हम खाते हैं तो वो क्या होता है कि उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे सेल्स में, तो वो ऊर्जा का घर कहलाती है, और वहीं पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये खाद्य कहलाएगा, यानी फूड कहलाएगा। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब देखिए जो ऊर्जा का प्रभाव है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों से ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, यानी हिरण मान लीजिए खा गया तो हिरण से नीचे की ओर नहीं ऊर्जा जाएगी, हिरण से ऊपर की ओर जाएगी खाद्य श्रृंखला में। तो मान लीजिए इसे शेर खाता है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है ना। ये बता रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो देखिए ये जैसे घास है, तो घास को खाया बकरी ने, बकरी को खा गया मानव, तो ये श्रृंखला एक इस प्रकार से बनेगी। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उसे हम कहते हैं तालाब। अब देखिए ये पिरामिड क्या होता है, पिरामिड जैसे ऐसे होता है, तो पिरामिड जो बनते हैं ये किस तरह से बनते हैं, तो देखिए ये जो अभी बना है पिरामिड, ये सीधा पिरामिड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उसे हम कहते हैं तालाब। तो तालाब में क्या हो जाएगा, ये पिरामिड जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा इस तरह से, यानी इसकी जो ये नोक है ये नीचे हो जाएगी। अब ये क्यों है ऐसा, देखिए जीव भार में ये जो पिरामिड है ये सीधा है, यानी कि यहाँ पर जीव भार ज़्यादा होगा नीचे वाली उसमें, फिर ये ऊपर को जो जाएगा तो कम हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि घास स्थल में मान लीजिए पेड़ पौधे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे वाले स्तर में, फिर उससे ऊपर जाओगे कम, फिर उससे ऊपर जाएंगे और कम, तो ये सीधा पिरामिड बन गया। लेकिन अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब में जो पिरामिड है वो उलट जाता है। क्यों, अभी देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है वो प्लावक है, तो ये प्लावक जो होंगे तो ये प्लावक अभी पैदा हुए और प्लावकों को छोटे जीव खा गए, तो ये प्लावक खा गए, ये फिर प्लावक पैदा होगा, फिर ये जीव जो है इस प्लावक को खा खा के बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे जो प्लावक है उनकी संख्या कम रह जाएगी, और ऊपर वाली संख्या ये क्या है कि जिनका भार जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इन्हीं छोटी छोटी मान लीजिए जीव हैं, ये छोटे मछलियाँ हैं, इनको बड़ी मछली खा जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये मछली का भार और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से
जो तालाब वाला पारितंत्र है तो वहाँ पर जैव भार क्या हो जाता है, उल्टा क्रम में ऐसे बनने लगता है। इसे ही इस परिस्थिति में उल्टा बनेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्र निरूपण को कहते हैं जीव भार पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा। अभी देखिए, अभी जैसे हमने चर्चा की थी कि ये जैसे ये नीचे है, ये घास है सबसे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर मान लीजिए हिरण है वो कम हो गए, और ऊपर गए शेर और कम हो गए। तो जो स्थलीय है पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें जो जीव भार है उसका पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में डीडीटी का समावेशन होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा वो किसमें होगा, सर्प में। अब देखिए ये क्या है, जो डीडीटी होती है फ्रेंड्स, ये कीटनाशक है। तो ये ऐसा कीटनाशक है कि ये जब भी शरीर में जाता है तो ये पचता नहीं है। तो मान लीजिए ये जो घास पौधे हैं इसमें डीडीटी क्या की गई, छोड़ी गई। इसके बाद में इसको टिड्डे ने खाया, तो ये जो टिड्डा है इसमें टिड्डे में जाके स्टोर हो गई। अब मान लीजिए 10 टिड्डों ने खाई ये घास, और तो 1-1 ग्राम मान लीजिए इनमें से गई। अब इसी टिड्डे को एक मेढक खा गया, तो ये देखिए 10-10 ग्राम थी तो 40 ग्राम इसमें हो गई मेढक में। अब इस मेढक को मान लीजिए एक सर्प खा गया, और सर्प ने कई मेढक खाए, 10 मेढक खाए मान लीजिए उसने, तो ये फिर 10 का यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हुई थी तो यहाँ ये 400 हो गई। तो इस प्रकार से यानी कि जो डीडीटी है वो नीचे वाली श्रृंखला से ऊपर वाली श्रृंखला में जाएगी, तो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, सांद्रण जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को जैव आवर्धन, देखिए यही जो हमने अभी ऊपर देखा, इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन में क्या है, वही जो हमने देखा कि नीचे वाली श्रृंखला में जो डीडीटी थी वो कम थी, उसके ऊपर जाने पर और हो गई, उसके ऊपर जाने पर और हो गई, तो इसे ही हम कहते हैं जैविक आवर्धन। डीडीटी जैसा प्रदूषक होते हैं, ये क्या कहा है कि जैव अनिम्नीकरण होते हैं। जैव अनिम्नीकरण का ये मतलब है कि ये डिकम्पोजर द्वारा यानी अपघटकों द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। ये जब भी कोई जंतु के शरीर में डीडीटी जाता है तो उसमें स्टोर बना रह जाता है, और यही जब अगर उस प्राणी को किसी दूसरे प्राणी ने खाया, ऊपरी श्रृंखला वाले ने, तो उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो ये जैविक अनिम्नीकरण होते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊतकों में स्टोर हो जाते हैं जाके, और ये डिग्रेड नहीं होते हैं। नीम, अमलतास, पीपल तथा यूकेलिप्टस में वह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। मतलब ये जो नीम है, अमलतास है, पीपल है, या यूकेलिप्टस है, तो इनमें से पारिस्थितिकी का मित्र कौन नहीं है, तो पारिस्थितिकी का मित्र यूकेलिप्टस नहीं है। पारिस्थितिकी में यूकेलिप्टस को इसका शत्रु माना जाता है। यूकेलिप्टस को क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है। ये देखिए उसी तरह से प्रश्न आए हैं इसमें यूकेलिप्टस से संबंधित कि वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट है, तो ये कौन सा है, यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण, लैंटिक आवास का उदाहरण है देखिए तालाब और दलदल। देखिए 2 तरह के आवास होते हैं, एक होता है लैंटिक, एक होता है लोटिक। तो आप लोटिक से समझ लो जो चीज़ लोट के जाती है। लोट का मतलब कि जैसे पानी है ना, तो ये लोट के बहेगा, एक प्रकार से समझने के लिए है ये। तो उसे क्या कहेंगे, अब ऐसे जितने भी निकाय होंगे, ठीक है, जिनमें पानी का बहाव हो रहा है, तो उन्हें हम लोटिक कहेंगे। लेकिन लैंटिक का मतलब हो गया जो स्थिर रहे, जैसे कि तालाब और दलदल। तो तालाब और दलदल जो है ये कैसे आवास है, ये है लैंटिक। लेकिन वहीं हम कह दें कि कोई चीज़ झरना है, बह रहा है, नदी है, बह रही है, फ्लो कर रही है, तो वो कैसे होंगे, लोटिक आवास होंगे, लोटिक। और जो स्थिर रहेंगे वो लैंटिक कहेंगे। तो लैंटिक आवास के उदाहरण है यहाँ पर दलदल और तालाब। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता में होती है वृद्धि। तो जो लिम्नेटिक क्षेत्र है यहाँ पर पादप प्लवकता की अधिकता होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र क्या है कि पानी के खुला जो क्षेत्र है उन्हें हम लिम्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।